थैंक यू सो मच यूनिटी ग्रुप। अब बहुत आभारी हूँ, आपने इस लायक समझा मुझे इनवाइट किया। मैं शराबी हूँ और मेरा नाम प्रोमिला है। बहुत ही आभारी और कृतज्ञ एए मेंबर हूँ। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस बहुत ही मुश्किल से आती है मुझे। बहुत लाडों से और बहुत ही आत्मविश्वासी तरीके से मैंने अपना जीवन बिताया। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक बहुत आत्मविश्वासी थी और मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर लूंगी, और करती भी थी। लेकिन शादी के बाद, शादी के टाइम पे यही था कि मेरी शादी बस उसी से कीजिए जो ना शराब पीता हो ना सिगरेट पीता हो। और शादी के दूसरे दिन ही मैंने देखा कि ये दोनों चीजें ही मेरे आसपास हो रही हैं। दिल टूट गया मेरा। मेरे सारे अरमान जैसे ना बिल्कुल खत्म हो गए थे। और मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया है। लेकिन जैसे हमारे परिवार में होता है और इंडियन सोसाइटी में है कि तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, तुम सबसे बड़ी हो, एंड दिस एंड दैट। वो नहीं, शराबी नहीं है, कभी कभी पीता है। तुम थोड़ा सा ना एडजस्ट करना सीखो। मायूस होकर वापस आई। और शादी के तकरीबन 1 महीने के बाद ही मेरी जिंदगी में भी शराब आई। और मेरे ही पति द्वारा और देवरों द्वारा मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया शराब से। और मैंने बहुत ही खुंदक से, क्योंकि उस समय जब मैंने लिया तब मुझे नहीं पता था कि ये शराब है, भांग के रूप में आई थी। लेकिन उसका असर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इन लोगों को खुशी हो गई कि हाँ इसे पसंद है, तो हर तरीके की लाने लगे। और मैंने खुंदक में आकर बहुत ही ज्यादा दिल दिल मचोड़ कर, मतलब बहुत बेदिली मन से मैंने स्वीकार किया ये कि ठीक है, जो जिस चीज को मैं नफरत करती थी वही मेरी जिंदगी में आ गई। तो ठीक है, कुछ टाइम तक तो मैं ठीक चलती रही। आ, इस बीच मेरे दो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं हुए। उस दौरान मैंने बिल्कुल एक बूंद भी नहीं पी। ये भी भगवान की बहुत ही कृपा रही है मुझ पर। दोनों बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। लेकिन उनका बचपन मैंने खराब कर दिया था। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मेरी शराब बढ़ती जा रही थी। जैसे ही हमने डिसाइड किया कि अब और बच्चा नहीं होना, मुझे पूरी आजादी मिल गई थी कि मैं अब आराम से पी सकती हूँ। शुरू शुरू में तो अपने पति के साथ ही शाम को ही पीती थी। लेकिन ये बीमारी जैसे कहा जाता है कि थ्री फोल्ड है। पहले शारीरिक तौर पे मारती है, उसके बाद दिमाग और आध्यात्मिक तीनों रूप से मैं बिल्कुल ही अ, ग्रसित हो गई थी। शरीर एक बूंद भी जाता था तो और मांगता रहता था, और अगर शरीर में नहीं है, हाथ में नहीं है, तो दिमाग में घूमती रहती थी बोतल। और उसको पाने के लिए झूठ बोलना, पैसों में हेरा फेरी करनी, वो सब मैंने सीख लिया था। सीखा क्या था, सिखाया गया था मुझे, शराब ने सिखाया मुझे। और इसको स्वीकार करने में मुझे थोड़ा सा समय लगा कि हाँ, मैं शराब कुछ ज्यादा ही पी रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, पैसों की हेराफेरी कर रही हूँ। भावनात्मक तौर पे मैं बच्चों के साथ नहीं हूँ। शारीरिक तौर पे होती थी, अपनी सारी ड्यूटीज करती थी। क्यों? क्योंकि वो सारे काम करने के बाद मुझे मेरा समय मिल जाता था। अकेले होती थी मैं और मेरी बोतल बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। जगहें बदली क्योंकि काम बदला गया, तब्दीली होती गई। हम लोग जगह बदलते गए और उसी दौरान मेरी शराब भी बढ़ती गई। अब और मैं खुले मन से खुद जाकर लाती थी। पहले पति लाके देते थे, अब मैं खुद जाके लाने लगी, क्योंकि वो जो लाते थे वो एक हफ्ते का होता था। एक एक बोतल, मैंने कहा एक हफ्ता कहाँ से चलेगा। तो मैंने खुद लाना शुरू किया। शर्म हया सारी खिड़की के बाहर चली गई। और इस तरीके से ये जब मैंने स्वीकार किया कि हाँ मैं शराबी बन रही हूँ, और मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ता जा रहा था। भूख नहीं लग रही थी,
और कुछ समझ में नहीं आता था। बात कुछ करती थी, मतलब कुछ और निकलता था, और परिणाम कुछ और ही सामने आता था। झुंझलाहट शुरू हो गई, और RID फैक्टर जो कहते हैं, बेचैनी बढ़ गई मेरी, और मैं बहुत ही असंतुष्ट रहने लगी अपनी जिंदगी के साथ। मैंने अपने आप को खत्म करने का भी 2 बार निर्णय लिया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। कोशिश जरूर की मैंने, लेकिन मुझे बचा लिया गया। क्यों बचा लिया गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब इस दौरान बच्चे बड़े हो रहे थे, और बेटी बहुत परेशान थी। बहुत ही लायक, बहुत ही पढ़ने में लायक बच्चे, और वो अपने सर्टिफिकेट्स, मेडल्स लेके आते थे, और देखते थे माँ तो टुन हुई पड़ी है। उनका उनका उत्साह, उनकी खुशियां सारी धरी की धरी रह जाती थी। एंड इस बात से मैं बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने अंदर ये कर लिया था कि मैं अपने आप को खत्म करना चाहती हूँ, और शराब पी पी के अपने आप को खत्म कर दूंगी। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अपने आप संभाल लेंगे इनके पिताजी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे मीटिंग का मैसेज भी मिला, और मैंने मीटिंग भी की बेटी को खुश करने के लिए। और बहुत ही उत्साह से सबने मेरा स्वागत किया। सबने कहा कि एक एक दिन करके हम लोग शराब के पहले घातक घुट से दूर हैं, आप आते रहिए, हमें आपकी जरूरत है। घर में मैं अकेली हो गई थी, मेरी किसी को जरूरत नहीं होती थी, मुझसे कोई बात नहीं करता था, कुछ नहीं होता था। और यहाँ पर अनजान लोग कह रहे थे कि हमें आपकी जरूरत है। तो इस बात ने थोड़ा सा मुझे प्रभावित किया, और मैंने सोचा कि देखते हैं। लेकिन उस समय मैंने स्वीकार नहीं किया कि मुझे इन लोगों की जरूरत है, और मैं यहाँ कभी वापस आऊंगी। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं पता नहीं, क्योंकि दिमाग का तो सर्किट एकदम से खत्म हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था। क्योंकि पी कर आई थी मैं, एकदम टुन हो गई थी। मेरी बहन लेके गई थी मुझे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मीटिंग के बाद बाहर निकल के मैंने कहा कि मैं इन कमरों में कभी नहीं आऊंगी, सब पागल हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं अलग हूँ। मेरा ना तो घर बार छूटा है, ना ही मुझे घर से बाहर निकाला गया है। कपड़े भी हैं मेरे पास, खाने के लिए भी है, सब कुछ है। वो बात अलग है कि घर में सबके होते हुए भी मैं अकेली महसूस कर रही हूँ। ये डिनायल, ये बहुत जबरदस्त मेरे अंदर घुसा हुआ था, जिसके वजह से मैंने 2 साल और ऐसे शराब पी जैसे कि ठेके बंद हो जाएंगे या शराब बननी बंद हो जाएगी। और मैं इस समय तक दिल्ली आ चुकी थी, महाराष्ट्र, पंजाब वगैरह घूम घाम के, हरियाणा घूम के मैं दिल्ली आ गई थी। और यहाँ पर तो बहुत ही आसानी से मुझे मिलनी शुरू हो गई थी, और मैं अपने आप को उसी में डुबोए जा रही थी। डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने कहा कि लिवर सिरोसिस शुरू हो गया है मैडम आपको। दवाइयों का पुलिंदा दिया, और कहा कि आपको शराब के पहले घातक घूंट से दूर रहना है। एक भी घूंट और पिया तो आपकी जिंदगी को खतरा है। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हुई कि यही तो मैं चाहती थी। तो ठीक है, दवाई के साथ मैं शराब भी पीऊंगी, और मेरा राम नाम सत हो जाएगा। और यहाँ देखिए, मैं अब भी बहुत ही ठीक ठाक तरीके से बैठी हुई हूँ आप लोगों के साथ। एंड इसके बाद ये हालत हो गई कि न पी जा रही थी, छोड़ना तो मैं चाहती नहीं थी, न पी जा रही थी, न कुछ हो रहा था। एकदम से भूख खत्म हो गई थी, पीती थी, पलट आती थी, और फिर पीती थी। ऐसे में मेरी बहन को फिर से बोला गया, और उसने मेरे पति को बोला कि इनको डॉक्टर को दिखाओ एंड ऑल दैट। और फिर मेरे पास जो मेरी 2 साल पहले उन्होंने मुझे मीटिंग लिस्ट और किताब दी थी, लिविंग सोबर, वहां पर मैंने फोन किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं ऐसे जिंदा कैसे रहूं, मर तो रही नहीं हूँ। तो मैंने हेल्पलाइन पे फोन किया, और 2 लेडीज आई, जिनमें से एक अभी यहाँ सुन रही है सब कुछ। आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू यू, वैशाली। वैशाली और मालती आई मुझे 12 स्टेप करने के लिए, और इनको थोड़ी देर हो रही थी घर पर पहुंचने के लिए।
घर ढूंढने के लिए, और मैंने अपना पीना बंद किया था। ब्रश ब्रश करके बड़े आराम से बैठ गई थी कि हाँ, ये आएंगी, अपना जो बोलना है बोल के चली जाएंगी और फिर मैं पीना शुरू कर दूंगी। ये आई तकरीबन घंटे के बाद, और फिर इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। जिस तरीके से उन्होंने बात की, जो जो विश्वास मुझे वापस दिलाने की कोशिश की, बहुत बहुत अच्छा लगा। और उसके अगले ही दिन एक और लेडी आई, जो मुझे लेडीज मीटिंग में लेके गई। और वहां पर जाकर मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मैं कुछ इन जैसी बनती जा रही हूँ। अभी भी मुझे अपने आप को शराबी बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये स्वीकार करने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि मैं अपने आप को शराबी क्यों बोलूं। हाँ, ज्यादा हो जाती है, घर वालों को परेशानी होती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं शराबी नहीं हूं। लेकिन कहते हैं ना कि लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, सुनना सीखो और सुन के सीखो। तो वो शुरू किया मैंने वहां से। फिर मुझे एक और लेडी एक और मीटिंग लेके गई, जो मेरा होम ग्रुप बन गया था बाद में। और मेरे पर्स में तब भी एक छोटी सी बोतल में मैंने लेके गई हुई थी। मैंने कहा, ये 1.5 2 घंटा तो यहाँ मीटिंग में लग जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करूंगी शराब के साथ। ये मिथ्या मेरे दिमाग में इतनी जबरदस्त घुसी हुई थी। और मैंने पी, वो जाके वॉशरूम में जाके पी, और फिर मैंने दूसरी मीटिंग अटेंड की। यहाँ पर भी जो मैंने चमक देखी आंखों में, और जो मैंने मुस्कुराहटें देखी अपने मेंबर्स के चेहरों पे, इसने मुझे बहुत आकर्षित किया। और मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पर मेरी कुछ मदद मिल सकती है मुझे। और मैं वापस जाती रही, मुझे उत्सुकता होती थी कि मैं वापस जाऊं यहाँ। इन्होंने मुझे धुतकारा नहीं, इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम बहुत बुरी औरत हो जो शराब पीती हो। इन्होंने बस यही कहा कि तुम एक बीमार हो, कोशिश करो कि आज की मीटिंग और कल की मीटिंग के बीच में ना पियो। अगर पी भी ली तो कोई बात नहीं। ये मैंने पकड़ लिया, अगर पी भी ली तो कोई बात नहीं। और मैं तकरीबन एक हफ्ता पीती गई, पीकर गई मैं मीटिंग, और मेरे पति लेके आते थे मुझे वापस। किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम नहीं आ सकती हो आज, फिर तुम पी के आई हो। फिर 3 अप्रैल को, क्योंकि पति भी मीटिंग में बैठते थे, और वो, उनको भी एहसास हो गया था कि अब इसको समस्या हो रही है, और इसने अब स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मुझे समस्या है और मैं शराबी बन गई हूँ। तो उन्होंने भी मीटिंग में अपने आप को शराबी बोलना शुरू किया, और उन्होंने सुना कि हॉल्ट क्या होता है। और जब 3 अप्रैल को रात को मुझे ऐसा एहसास हुआ, इसको कहते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन, भगवान की आवाज आई कि बस, अब कल से नहीं पीना है तुमने, आज जो भी करना है कर लो। सारी बोतलें इकट्ठी की जो इकट्ठा हो गई थी घर में, उनमें पानी डाल डालकर सारी खत्म की मैंने। 12 बज गए, और मैंने कहा बस, अब और नहीं, क्योंकि बोतल का ढक्कन बंद करना तो मुझे आता नहीं था। अब मैं क्या करूं। सुबह हुई, मुश्किल से सुबह का इंतजार किया मैंने, और फिर मैंने भीख मांगनी शुरू कर दी। लिटरली भीख मांगनी शुरू कर दी कि आपने कहीं पर कुछ रखा होगा तो आप लाके दीजिए, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उन्होंने मीटिंग्स अटेंड की थी, तो वो मीठा लेके आए हुए थे। तो वो काम से उन्होंने छुट्टी ले ली थी, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ ना कुछ देते रहते थे, और शाम को मीटिंग लेके गए। बहुत खुशी से लेके गए, क्योंकि मैंने पूरा दिन नहीं पिया था, इन स्पाइट ऑफ कि बहुत बेचैन हो रही थी, नहीं पी थी। एंड दैट वाज माय माय स्टार्टिंग, मेरी रिकवरी की शुरुआत तब हुई 4 अप्रैल को। जब मीटिंग पहुंची तो वहां पर भी सबने बहुत खुशी जाहिर की, और मुझे लगा कि मैंने तो किला फतेह कर लिया, वाह भाई वाह। सब मेरी तारीफें कर रहे हैं, सब मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि वापस आते रहना, वापस आते रहना। ये तो मैं आज तक सुनती जा रही हूँ। ये स्वीकार करना कि हाँ, मैं शराबी हूँ, समय लगा, लेकिन जिस दिन मैंने 4 अप्रैल को मैंने स्वीकार किया कि हाँ, मैं शराबी हूँ और मुझे सहायता चाहिए, और मैं अपने लिए छोड़ना चाह रही हूँ,
वो दिन है और आज का दिन है। भगवान की बहुत कृपा है, आप सबकी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बहुत बहुत कृपा है कि बहुत से चैलेंजेस आए, बहुत से ऐसे अवसर आए मेरी जिंदगी में जहां पर शराब का ख्याल सबसे पहले आता है। शराबी होने के नाते मुझे शराब का ही ख्याल आएगा। शराब ही मेरी समस्या रही है, आज भी है, मरते दम तक रहेगी। अगर शराबी ना हूं तो अगर कोई व्यक्ति स्थिति परिस्थिति मेरे मुताबिक नहीं है तो सबसे पहला ख्याल मुझे बोतल का क्यों आता है, और किसी चीज का क्यों नहीं आता। बहुत बार ख्याल आया और एक दिन तो मैं चल भी पड़ी। घर में बहुत बहसबाजी हो रही थी और मैं बिना बताए घर से निकल गई, क्योंकि मीटिंग्स में आती जा रही थी मैं। तो यही सुना था कि पीने के पहले किसी को फोन करो। ढेर सारे फोन नंबर्स ले लिए थे मैंने, और मैंने कहा कि पहला कॉल करूंगी, अगर ये उठा लिया तो ठीक है। और वो, मैं तो भगवान की बहुत ही आभारी हूँ, वो लकीली उस बंदे ने उठा लिया फोन और कहा जहां खड़ी हो बैठी हो वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर वो आ गया और मैं बचा ली गई। ये फिर से मैंने स्वीकार किया कि हाँ, शराब अब मैं नहीं पी सकती हूँ, मेरी इस जिंदगी का कोटा खत्म हो गया है। एंड बहुत ही आभारी हूँ उस शख्स का जिसने मुझे बचाया। अब जिंदगी शुरू होती है कदमों के सहारे जीने की। एक स्पॉन्सर लिया, पहले एक स्पॉन्सर ने मुझे अपना स्पॉन्सी बनाया, उनके साथ मैंने एक कदम करने शुरू किए। फिर कुछ ऐसी बात हो गई कि हमारी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैंने फिर स्पॉन्सर चेंज कर लिया, जो अभी तक वही स्पॉन्सर है मेरे। और पांचवा कदम फिर एक और लेडी के साथ किया मैंने, जिसको मैं दोबारा मिली नहीं। उस लेडी के सामने जो भी मेरा चौथा कदम था, उसको बोलने में, उसको स्वीकार करने में, बिलीव मी यू मेरे प्रिय मित्र, बहुत बहुत कष्ट हुआ मुझे। बहुत ही यू नो लगा कि ये सब मैंने किया है और मैं ऐसी हो गई हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शराब की वजह से ये सब हो गया है मेरी जिंदगी में। लेकिन जैसे ही वो पांचवा कदम खत्म हुआ, एक जैसे बोझ सा मेरी आत्मा से निकल गया और मैं एक खुशी महसूस करने लगी और बहुत आभारी हूँ उस लेडी की आज भी, जिसने मेरी मदद की। 2 दिन लगे मुझे अपना फिफ्थ स्टेप करने में। और मैं बहुत आभारी हूँ अपनी माँ की भी, जिन्होंने अपने घर में एक कमरा दिया हमें कि इस कमरे में आप लोग बैठिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे मेरी रिकवरी में मुझे सहायता मिलती गई और आहिस्ता आहिस्ता चलता गया, मेरी रिकवरी बढ़ती गई। इसी बीच में सेवा में भी आ गई। तो मेरे स्पॉन्सर ने ग्रुप लेवल पे मुझे कहा कि तुम सेवा में आ जाओ, ग्रुप लेवल से शुरू करो। मुझे सेवा का जुनून चढ़ गया दिमाग में, क्योंकि मुझे सेवा करते हुए ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मेरी वजह से किसी और को भी मदद मिल रही है। और इस तरीके से एक एक दिन करके मेरे पास फिर हेल्पलाइन आ गई। हेल्पलाइन जब आ गई तो मैं 24 घंटे बिजी रहती थी, घर में भी हेल्पलाइन बज रही है और मैं बातें कर रही हूँ, जिसकी वजह से फिर से घर में थोड़ी सी अनबन होनी शुरू हो गई थी कि तुम ये क्या कर रही हो। शराब की बोतल तो छोड़ दी, अब एए में इतनी घुसी हुई हो कि तुम्हें और किसी चीज की परवाह ही नहीं है। बैलेंस बनाना मुझे नहीं आया, और जिसकी वजह से मेरी 7वीं साल की रिकवरी में एक चुनाव दे करने को बोला गया, जिसमें ये कहा गया कि या तो तुम एए की मीटिंग्स करोगी या फिर हमारे घर रहोगी। बहुत ही दुविधा में फंस गई कि ये मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन आखिरकार बहुत डरे सहमे हुए मैंने कहा कि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिली, मेरी शख्सियत मुझे वापस मिली, मेरा आत्मविश्वास मुझे वापस मिला अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जरिए, वो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो फिर तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, और मैं अपनी माँ के घर आ गई। डिप्रेशन में चली गई मैं।
तकरीबन 1 महीने तक मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद रखा, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी किसी से बात करने की। 30 साल की शादी के बाद ऐसा वाकया हो गया। पीना मैं चाहती नहीं थी, करूं तो क्या करूं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जितने भी लोग थे, बहुत लोग आते थे, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। और फिर मैं अपने उस डिप्रेशन से बाहर निकली और मैंने फिर से मीटिंग्स करनी शुरू की। एंड ऐसे फिर जिंदगी आगे बढ़ती गई, रिकवरी चलती गई। जिस बीच में मेरी पहले साल में मेरी सासू माँ गुजर गई, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बहुत ही बेचैन हो गई कि अगर शराब छोड़ने से ये सब होना है तो मैं पी लूं। और मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कहा, बोतल मैं ला के देता हूँ, पीने से अगर ये लोग चीजें ठीक हो जाएंगी तो पी लो। एंड नहीं, नहीं, नहीं आएंगे वो वापस। और बेटे के साथ मैं रही थी हॉस्पिटल में 10 दिन। और अच्छा लगा था मुझे। हालांकि उनके मन में रंजिशें थी, लेकिन मैं अपना जो मेरा कर्तव्य था वो मैं पूरा कर रही थी। एंड ऐसे करते करते चलता जा रहा था। पति ने छोड़ तो दिया था मुझे, लेकिन आते थे हर हफ्ते मिलने के लिए। और यहाँ पर फिर मेरी बहन भी चली गई जो मुझसे छोटी थी, और फिर माँ भी चली गई। एक एक करके सारे चले जा रहे थे और मैं अकेली रह गई थी यहाँ पर। उसके बाद मेरे साथ रहने के लिए मेरी बेटी आई अपने बेटे को लेकर। और अपने नाती को मैंने पाला, बहुत प्यार से लाड से मैंने उसको रखा। और ऐसे जिंदगी आगे बढ़ रही थी। मीटिंग्स में लगातार कर रही थी, हर रोज मीटिंग करती थी। एंड लेकिन वो जो मन में रंजिशें हैं ना बच्चों के मन में, वो किसी ना किसी तरीके से दिखाई पड़ रही थी। उनकी बोलचाल में, उनके सारे उसमें मैं परेशान हो जाती थी। ये मुझे स्वीकार नहीं हो रहा था कि अब इतने साल मैं नहीं पी रही हूँ और मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वही है, भावनात्मक तौर पे मैं बैठकर बात करना जैसे ही शुरू करती थी, मुझे कुछ ऐसा बोला जाता था कि मैं अपने आप को अपने अंदर बंद कर लेती थी। मैं अपनी दिल की बात खुलकर कर नहीं पाती थी, जिसकी वजह से मैं अंदर ही अंदर घुलती रहती थी। और बोलने के लिए भी मुझे 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा। मेरा मकसद और नीयत तो बिल्कुल साफ है। मैं तो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाह रही हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाह रही हूँ, ना ही मैंने किसी का विश्वास तोड़ा है, ना तोड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। फिर भी अगर मुझे इतना कुछ सुनने को मिल रहा है तो इससे अच्छा मैं चुप ही रहूं। लेकिन मीटिंग्स में आकर मुझे कुछ विश्वास हो गया कि हाँ, मैं अपनी दिल की बात आप लोगों के साथ कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। इसका भी एक दुष्परिणाम मुझे भुगतने को मिला था। अ, उस दौरान जब मुझे कहा, वो चुनाव करने को कहा गया था, क्योंकि मीटिंग्स में मैं अपनी दिल की बात शेयर करती थी और घर जाने से पहले ही मेरे पति को पता चल जाता था कि मैंने क्या बोला है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ये चुनाव करने को कहा था मुझे। अब मुझे मीटिंग्स में भी दिल की बात शेयर करने के लिए थोड़ी घबराहट होती थी। ये स्वीकार करना कि हाँ, ये जो कहते हैं कि ईश्वर का कमरा है, यहाँ पर आप दिल की बात बोल सकते हैं, यहाँ से जो कुछ भी सुना है वो यहीं पर रखा जाएगा, जो मेरे मतलब का है उसको मैं ले लूं, वो बातें मुझे झूठी लगने लगी। मुझे लगा कि यहाँ पर जो भी बात मैं करती हूँ उसको जज किया जाता है, उसका कुछ और मतलब निकाल के कुछ और फैलाया जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने अपने दिल की बात और भावनाओं को दिखाना बंद कर दिया था। लेकिन करूं तो क्या करूं। आप लोगों के साथ ही जुड़ना मेरी जिंदगी का एक आसरा बन गया था और मैंने आप लोगों को चुना था, तो सेवा में मैंने अपने आप को झोंक दिया।
चाहे वो इंटर ग्रुप लेवल पे हो, चाहे वो कन्वेंशन अटेंड करनी हो, चाहे किसी की 12 स्टेपिंग करनी हो, कुछ भी हो। मैं कहती थी कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं मौजूद हूँ, जो भी मदद चाहिए वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ, विद इन द बाउंड्रीज। और ये बाउंड्रीज मुझे याद आई, ये मैं सीमाएं अपनी तोड़ देती हूँ खुद। क्यों? क्योंकि जो भी प्यार से बात करता था वो मुझे लगता था कि वो अपना बंदा है, मुझे मेरा ख्याल रखेगा, मुझे मुझसे मुझे स्वीकार कर लिया है। जबकि मुझे नहीं पता कि किसी के मन में क्या है, किसी के दिमाग में क्या है। जो बोला जाता है मैं उसी पे विश्वास कर लेती थी, आज भी कर लेती हूँ, जिसका फिर परिणाम मुझे बहुत बुरा मिला है। बहुत बार मेरा विश्वासघात किया गया है। और फिर मैं एकदम से अपने आप को बोलती हूँ कि हाँ, अब मैं नहीं करूंगी ऐसे। अब मैंने अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग कर लेनी है। अब मैं किसी को अपने अंतर मन में झांकने नहीं दूंगी। लेकिन वही बार बार वही करती जा रही हूँ। एंड ये सोचती हूँ कि अब परिणाम कुछ अलग मिलेगा। अब जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा नहीं होगा। जो मेरा भ्रम है, जो मेरा यू नो बहुत ही बहुत ही अलग किस्म का विचार है, मुझे समझ में नहीं आता था। बट ठीक है, हर एक एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखाता है। फिर 2000 हर एक कन्वेंशन मेरे पति बहुत खुशी से लेके जाते थे। और कई बार तो अटेंड भी किया। मुझे याद आ रहा है, मेरा लास्ट मसूरी कन्वेंशन था जो हम लोगों ने साथ अटेंड किया था। और वहां पर उन्होंने पूरी कन्वेंशन अटेंड की मेरे साथ। अदरवाइज मुझे छोड़ के चले जाते थे, घूम घाम के आ जाते थे, और फिर वापस आ जाते थे हम। यह इस बार मैं बहुत हैरान हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। कई बार लगता था कि ये समझ में नहीं आया मुझे क्या हो रहा है। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तब बातें शुरू हुई कि हम लोग अब उम्र भी हमारी हो रही है, हम लोग अब इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। तुम एए में रहो, मैं अपना अपना काम करूंगा, लेकिन हम पास होंगे तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जो मुझे पसंद आया, मैं कहा हाँ ठीक है। लेकिन उसके चौथे दिन ही घर आते हैं और कहते हैं कि चल फटाफट तैयार हो जा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है तेरे साथ। एंड मैंने कहा ठीक है, अभी 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। उसी दौरान उनकी आवाजें आई एंड भागी आई। मैंने कहा क्या हो गया? एंड देयर ही इज इन माय आर्म्स। चले गए। ये देखिए भगवान की क्या मर्जी थी, क्या उनकी कृपा थी कि वो उनके अंतिम समय में मेरे पास लेके आए और मेरी ही बाहों में उन्होंने दम तोड़ा। जिसका जिसका परिणाम मुझे बहुत गलत तरीके से भुगतना पड़ा, क्योंकि बेटी और नाती मेरे साथ रहते थे। उन्होंने कहा कि मैंने मार डाला उनके पिता को, और बहुत बुरा बर्ताव होना शुरू हो गया था मेरे साथ। इस बीच मेरा बेटा मेरे साथ आ गया था, और उसने देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको अब विश्वास होना शुरू हो गया था कि मैं जो बोल रही हूँ सच्ची बोल रही हूँ, कोई बनाकर नहीं बोल रही हूँ। वो स्वीकार करना कि मेरे पति अब नहीं रहे मेरे पास, उसमें मुझे थोड़ा समय लग गया था, स्वीकार नहीं हो पा रहा था। और मैं तकरीबन 2 ढाई महीने बहुत ही बुरी तरीके से भावनाओं में बहती जा रही थी, और घर में भी जो कुछ भी हो रहा था वो भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। बहुत बुरा हो रहा था। एंड इसी बीच ही मुझे एक और सहायता मिली, जिसकी वजह से मैं अपनी डिप्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता निकल पाई, और मैं अपने बेटे के पास आ गई हूँ। यहाँ पर भी ये स्वीकार करना कि अब मेरी जिंदगी किस तरीके से हो रही है, इसमें भी मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई कि अब मैं बेचारी, जैसे ही मैंने अपने आप को बोलना शुरू किया मैं बेचारी अकेली हो गई हूँ, मेरे पास कोई नहीं है,
मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसी बीच भगवान ने ऐसे ऐसे मौके दिए मुझे, जिससे मुझे मेरा आत्मविश्वास वापस मिलता गया। सारे काम करती थी, बैंकों में जाना, मार्केट जाना, ये करना वो करना, सब करती थी। सब भूल गई थी मैं। अब दोबारा से वो शुरू हुआ। एंड आज का दिन बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं एक बहुत ही हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ लीड कर रही हूँ। आप सब लोग मेरे साथ हैं, इतना मुझे विश्वास है। ये मैंने 100% स्वीकार कर लिया है कि मैं अकेली नहीं हूँ। जब मर्जी मैं जो मर्जी मीटिंग घुस जाऊं, वहीं पर मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत अपनापन मिलता है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। एंड दैट्स अबाउट इट। अब मैं जो कुछ भी बोलूंगी रिपीट करती रहूंगी अपने आप को। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे ये मौका दिया कि आज अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। स्वीकृति पे, जो बहुत मुश्किल से आती है, और अगर एक बार आ जाए तो उसके ऊपर टिकना बहुत ही आसान हो जाता है। और वो सेंटेंस बोले बिना तो मेरी शेयरिंग खत्म होगी नहीं। कोई भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति इस लायक नहीं है कि मैं अपना पहला घातक घूंट पीऊं। सो थैंक यू वंस अगेन यूनिटी ग्रुप एंड ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, जो आज जुड़े हैं सुनने के लिए मुझे। आप सबका दिन बहुत बेहतर बीते। ढेर सारा प्यार आप सबको। थैंक यू अर्शदीप।